Welcome to Cartoon Story Bank. ये कहानी सेवड़ गांव की है, जहां सुरेश अपनी पत्नी नीता और अपनी बेटी कविता के साथ एक छोटे से घर में अपना जीवन यापन कर रहा था। सुरेश उसी गांव में सबसे धनी व्यक्ति सोहन के बड़े से ढाबे पर बर्तन धोने व सफाई करने का कार्य करता था। करीब 10 साल के लंबे सफर के बाद सुरेश को एक संतान का सुख प्राप्त हुआ था। सोहन सुरेश के जिस ढाबे पर काम करता था, वहां पर हर पल ग्राहकों की लंबी भीड़ लगी रहती थी। सोहन के ही ढाबे से सुरेश का घर भी चलता था। एक दिन सोहन अपने ढाबे पर कमलेश नामक जवान लड़के को सफाई के काम के लिए रख लेता है। मालिक, मुझ गरीब से ऐसी क्या भूल हो गई जो मेरे होते हुए भी आपने इस लड़के को रख लिया। अरे सुरेश भाई, अब आप बूढ़े हो चुके हैं। आपको पता है हमारे ढाबे पे कितना ज्यादा काम रहता है। आप इस ढाबे के सबसे पुराने काम करने वाले हैं, इसीलिए मैं आपको अपने ढाबे से नहीं निकाल रहा। ये कमलेश आपकी मदद करेगा, क्योंकि आपके काम में मदद भी हो जाएगी और आपका काम भी कम पड़ जाएगा। अच्छा अच्छा, ठीक है। सुरेश कमलेश को अपने साथ ले जाता है और ढाबे का सारा काम अच्छे से समझा देता है। अब कमलेश और सुरेश दोनों साथ मिलकर खुशी खुशी काम करने लगते हैं। एक दिन की बात है, कमलेश ढाबे के सारे गंदे बर्तन धो रहा था और सुरेश ढाबे पर पोछा लगा रहा था। इस अंकल ने तो मेरी नाक में दम कर रखा है। जब से आया हूँ बस काम ही काम कर रहा हूँ। ये तो काम करता भी नहीं है, आराम करता है। बस थोड़ा सा काम करे और आराम करने लगता है। इसका मैं क्या करूँ? इसका कुछ ना कुछ करके इसको निकालना ही पड़ेगा मुझे। एक तो मैं काम भी ज्यादा करूँ और पैसे भी कम लूँ। मुझे कुछ ना कुछ चक्कर चलाकर इस अंकल को बाहर निकालना ही पड़ेगा। देखते ही देखते रात हो गई। तभी सोहन सुरेश को और कमलेश को दिन भर की मजदूरी उन्हें दे देता है और सुरेश को साथ में थोड़ा सा भोजन भी दे देता है। यह देखकर कमलेश सोहन से कहता है, मालिक, आपने काका को खाना भी दिया और मजदूरी भी दी, ऐसा मेरे साथ क्यों नहीं? मालिक, देखा जाए तो मैं अंकल से ज्यादा काम करता हूँ और अंकल तो कुछ भी नहीं करते। बस थोड़ी देर काम करते हैं और थोड़ी देर आराम करते हैं। मेरे साथ ये नाइंसाफी क्यों मालिक? मैं बहुत काम करता हूँ और पैसे भी उसके मुझे कम मिलते हैं और अंकल को तो ज्यादा पैसे मिलते हैं और भोजन भी साथ में मिलता है। अरे कमलेश, सुरेश भाई इस ढाबे के पुराने कर्मचारी हैं। ये बहुत दिनों से यहाँ काम कर रहे हैं। जब तुम भी पुराने हो जाओगे तो सारी जिम्मेदारी तुम्हें हो जाएंगी, तो तुम्हें काम हो जाएगा। ये सब तो इनका हक है। तो परेशान मत हो, जब तू भी पुराना हो जाएगा तब तेरे पास भी ये सब हो जाएगा। काफी समय तक इसी बात पर चर्चा चल रही थी। थोड़े समय बाद फिर सब अपने अपने घर चले जाते हैं। कहीं न कहीं कमलेश के मन में सुरेश को लेकर जलन पैदा हो ही जाती है। सुरेश भी उधर धीरे धीरे अपने घर आ जाता है। अरे बाबा, आप आ गए? ये लीजिए माँ दुर्गा का प्रसाद। कल से नवरात्रि व्रत शुरू होने वाले हैं। अरे वाह वाह बिटिया, कल से तुम्हारे नवरात्र व्रत शुरू होने वाले हैं। हाँ, अच्छी बात है। अरे सुनते हैं, बिटिया को थोड़े से पैसे दे दीजिए। कल से नवरात्रि व्रत है तो उसके थोड़े काम आ जाएंगे। अरे भगवान, अभी तो सिर्फ ये इतने ही पैसे हैं और मालिक ने थोड़ा भोजन भी दिया है। चलो साथ में भोजन कर लेते हैं, फिर देखते हैं, बाद में सोचते हैं। अगले ही दिन सुरेश को
अचानक बहुत तेज बुखार आ जाता है और वह काम पर जाने की बहुत जिद करता है, लेकिन उसकी पत्नी और बेटी उसे जाने से मना करते हैं। बाबा, आपको तो बहुत तेज बुखार है। ऐसे में आप कैसे काम पर जाएंगी और कैसे काम करेंगे? आप ना जाएं वहाँ। नहीं नहीं बिटिया, मुझे काम पर जाना ही होगा। और वैसे भी मालिक मेरे काम से नाराज हैं और उन्होंने एक लड़का भी नया रख लिया है। अगर ये काम भी हाथ से चला गया तो मेरे पास कोई काम नहीं बचेगा। मैं फिर क्या करूँगा बिटिया? घर का खर्चा कैसे चलेगा फिर? तो बाबा, आपकी जगह मैं ढाबे पर चली जाती हूँ। आपका जो भी काम होगा वो मैं कर लूंगी। अरे बाबा, वहाँ जाकर कौन से मुझे पत्थर उठाने हैं? वहाँ बैठकर छांव में सफाई ही तो करनी है। और मैं सोहन चाचा को बता दूंगी कि मेरे नवरात्रि व्रत है, तो वो वैसे भी मुझे ज्यादा काम नहीं करने देंगे। मगर आपका इस समय आराम करना बहुत अधिक जरूरी है बाबा। अगर ऐसी अवस्था में मैंने आपको काम पर जाने दिया तो माँ दुर्गा हमसे कितनी नाराज हो जाए। अरे जाने दीजिए ना बिटिया को, एक ही दिन की तो बात है, काम कर लेगी और आपको भी एक दिन का आराम मिल जाएगा। बात मानकर सुरेश अपनी बेटी को सोहन के ढाबे पर काम करने के लिए भेज देता है। कविता सोहन और कमलेश को सारी बात बता देती है, जिसके बाद सोहन भी सारी बात समझकर कविता को ढाबे पर काम करने की अनुमति दे देता है। अब कविता अपने पिताजी की जगह उस ढाबे पर काम करने लगती है और देखते ही देखते दोपहर हो जाती है। अरे कमलेश, मैं ढाबे के काम के लिए कुछ देर तक बाहर जा रहा हूँ। तब तक तुम और कविता इस ढाबे का ध्यान रखना और जितने भी ग्राहक आए उनका अच्छे से ख्याल रखना और अच्छे से देखना ढाबे को। सोहन अपने ढाबे से चला जाता है। इस सुरेश के बच्चे पे मालिक को बहुत भरोसा है ना। आज मैं इसकी इज्जत की धज्जियां उड़ा दूंगा। फिर मैं देखता हूँ कितना भरोसा है मालिक को इस पे। सुनो कविता, ये साफ सफाई का काम मैं कर लूंगा, तुम जाके गल्ले पे बैठ जाओ। कमलेश की बात मानकर कविता सोहन के गल्ले पर बैठ जाती है। सोहन के गल्ले पर काफी सारे पैसे थे। थोड़े समय बाद काफी ग्राहक उस ढाबे पर भोजन करके चले जाते हैं। अब उस ढाबे पर कोई भी उस समय मौजूद नहीं था। कमलेश भैया, मुझे बाथरूम जाना है। क्या आप थोड़ी देर के लिए गल्ले पर बैठ सकते हैं? कविता वहां से उठती है और बाथरूम चली जाती है। तभी कमलेश मोहन के गले में हाथ डालता है और पैसे निकालकर कविता की थैली में डाल देता है और फिर वहां से चला जाता है। थोड़े समय बाद जब सोहन भी अपने ढाबे पर आ जाता है, मगर उसकी आज नजर अपने गले पर नहीं पड़ी। तभी सोहन कविता को घर जाने के लिए कह देता है। कविता अपने घर चली जाती है। तभी सोहन की नजर अपने गले पर पड़ती है। जब उसने गले में देखा तब गले से कुछ पैसे गायब थे। पैसे कम देखकर वो कमलेश के ऊपर चिल्लाने लगता है। कमलेश, वो कमलेश, कहाँ है तू? ये गले से पैसे तूने तो नहीं चुराए? ये गले के पैसे गायब कहाँ हो गए? जल्दी बता। नहीं नहीं मालिक, ये आप क्या कह रहे हैं? मैं गरीब जरूर हूँ लेकिन मैं चोरी नहीं करता। न मैंने नहीं चोरी की। मुझे नहीं मालूम कि ये पैसे कहाँ गए। नहीं मालिक, ऐसा नहीं कर सकता मैं। सच सच बताओ, मेरे जाने के बाद बाहर तुम और कविता थे, फिर पैसे कहाँ जा सकते हैं? तुम सच सच बताओ, नहीं मैं तुम्हारी हालत खराब कर दूंगा कमलेश। अरे मालिक, मैं आपके सामने तो खड़ा हूँ, चाहे मेरी आप तलाशी ले लो। मैंने चोरी नहीं की मालिक। बात तो इसकी सही है, पर अगर इसने नहीं चुराए पैसे तो पैसे गए कहाँ फिर? देखा ना मालिक,
मैंने अगर पैसे चुराए होते तो मैं कब का भाग जाता। मैं कह रहा था ना, आपने तो तलाशी भी ले ली, मैंने पैसे कोई नहीं चुराए, अब तक होता भाग जाता। मालिक, मुझे ऐसा लगता है कि वो सुरेश काका की लड़की ने पैसे चुराए होंगे आपके गले से। अरे अरे, ये क्या बोल रहा है कमलेश? सुरेश भाई और उसका परिवार ऐसा नहीं है, वो चोरी कभी नहीं कर सकते। अरे मालिक, आप किस युग में जी रहे हैं? इतने पैसे तो देख के किसी की भी नीयत बदल जाती है। मैं कुछ कह थोड़ी ना रहा हूँ, मैं तो सिर्फ तलाशी लेने के लिए कह रहा हूँ। अगर एक बार आप तलाशी ले लें तो उसमें हर्जी क्या है? कमलेश की बात सुनकर सोहन सुरेश के घर पहुंचता है। तभी वहां पर कविता अपने नवरात्रि का व्रत तोड़ रही होती है और अपने माता पिता को प्रसाद ग्रहण करा रही होती है। तभी सुरेश देखता है कि उसके मालिक उसके घर आ गए हैं। अरे अरे मालिक, आप और यहाँ, वो भी इस गरीब के घर। आइए आइए मालिक, पधारिए पधारिए, आइए। सुरेश, बैठना बैठना कुछ नहीं, अपनी बेटी से कह दो मेरे सारे पैसे वापस करे। तेरी बेटी ने मेरे गले से पैसे चुराए हैं, उससे कह दो मेरे पैसे जल्दी वापस कर दे मुझे। अरे 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 मालिक, ये आप क्या कह रहे हैं? मेरी बेटी ने ऐसा कोई काम नहीं किया। मेरी बेटी पैसे चुरा ही नहीं सकती, वो तो खाली हाथ आई है। मालिक, ये क्या कह रहे हैं आप? अभी सोहन कविता का वही बैग उठाता है और उसमें से वही पैसे निकालता है। वो पैसे को देखकर सुरेश और उसकी पत्नी और कविता की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। हाँ हाँ, अरे अरे ये पैसे मेरे बैग में कैसे आए? मुझे कुछ नहीं पता। मैंने नहीं चुराए पैसे बाबा, मुझे कुछ नहीं पता इस पैसों के बारे में। हर चोर चोरी करने के बाद यही बोलता है। सुरेश, मुझे तुम्हारी बेटी से ऐसी कोई उम्मीद नहीं थी। अब कल से मेरे ढाबे पे आने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। मैं इसी वक्त तुम्हें अपने काम से निकालता हूँ। मेरे ढाबे पे कभी मत आना आप। सोहन सुरेश की एक नहीं सुनता और वहां से चला जाता है। तभी सुरेश अपनी बेटी कविता को पीटने लगता है और उसे घर से बाहर निकाल देता है। कविता रोती रही और गिड़गिड़ाती रही, मगर उसके बाबा ने उसकी एक ना सुनी। हे माँ दुर्गा, हे माँ शेरावाली, हे माँ जगदम्बे, मैंने तो पूरी श्रद्धा से आपके लिए व्रत रखा और पूरे लगन से आपकी पूजा की है। अब आप ही मेरी सहायता कीजिए। चोरी का जो मुझ पे इल्जाम लगा है, उसकी सच्चाई सबके सामने लाइए। कोई चमत्कार कीजिए दुर्गा माँ, मेरे बाबा की इज्जत बचा लीजिए। अब मैं कल कन्या पूजन कैसे करूंगी? माता रानी ये सब देखकर विचलित हो जाती हैं। तभी नारद जी माता रानी के पास आते हैं और कहते हैं, नारायण नारायण, देख नहीं माते इस घोर कलयुग का प्रकोप। आपकी सच्ची भक्ति पे करने वाली कविता को उस कमलेश नामक दुष्ट प्राणी ने कैसे चोरी के इल्जाम में फंसा दिया। क्या आप अपनी भक्ति की रक्षा नहीं करेंगी माते? क्या नवरात्रि की व्रत रखने के बाद भी आप कविता को ये दुख भोगना पड़ेगा? नहीं माते नहीं, आपको अपने भक्त कविता की रक्षा करनी पड़ेगी और उस कमलेश के सबक सिखाना ही पड़ेगा। हाँ नारद मुनि जी, मैं सब देख रही हूँ। मैं तो केवल कविता की धैर्य की परीक्षा ले रही थी। अब मैं स्वयं उसके पास जाऊंगी और उसके दुखों का नाश करूंगी। इतना कह के माता रानी अदृश्य हो गई और सोते हुए कमलेश के सपने में आ गई। दुष्ट कमलेश, तूने गरीब और बेकसूर कविता को चोरी के झूठे आरोप में फंसा दिया, मगर तूने ये अच्छा नहीं किया। तुझे तेरे पापों का बहुत ही कठोर दंड मिलेगा। अगर तू अपने पापों से मुक्ति चाहता है तो अपने कुकर्मों की कविता से माफी मांग ले, तभी तू बच पाएगा।
इतना बोलकर माता रानी अदृश्य हो गईं। तभी कमलेश जाग गया और मन ही मन सोचने लगा कि यह तो कोई बुरा सपना था। बढ़िया है माता रानी। आज के कलयुग में भी क्या ये सब होता है? माता रानी और भगवान ऐसे आते हैं? होगा कोई सपना, मैं नहीं मानता इस सपने को। चला मैं सोने। बढ़िया है। थोड़ी ही देर बाद एक पुलिस वाला ढाबे पर खाना खाने आया। अपनी कीमती मोबाइल और घड़ी टेबल पर रखकर खाना खाने लगा। खाना खाने के बाद पुलिस वाला जब हाथ धोकर वापस लौटा तो वो क्या देखता है कि उसकी महंगी घड़ी और मोबाइल वहां से गायब था। तभी उसकी नजर वहां खड़े कमलेश पर पड़ी। पुलिस वाले ने कमलेश को जोर जोर से पीटना शुरू कर दिया। कमलेश रोते हुए बीच बीच में बोल रहा था कि उसने चोरी नहीं की। तभी उसकी जेब से पुलिस वाले की घड़ी और मोबाइल जमीन पर गिर गया। तब सब लोग ने उसे मारने लगे और उसे अधमरा करके छोड़कर वहीं से चले गए। उसी वक्त कमलेश को अपने सपने वाली बात याद आ गई। तब उसे समझ में आया कि माता रानी ने उसे उसके कर्मों की सजा दी है। फिर कमलेश हाथ जोड़कर माता रानी से क्षमा मांगता है और ढाबे के मालिक सोहन के पास जाकर कहता है, मालिक मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने ही चोरी की थी, कविता ने चोरी नहीं की थी। मैंने ही आपके गले से पैसे निकाल के कविता के बैग में रख दिए थे ताकि सुरेश अंकल और वो लड़की आपकी नजरों में गिर जाएं और ताकि आप उसे काम से निकाल दें। मालिक मुझे क्षमा कर दे मालिक। अच्छा, तो ये सारी गिरफ्तारी तुम्हारी थी? मैं खामखा ही सुरेश काका और उनके बेटी पे शक कर रहा था। अभी बताता हूँ तुम्हें। मुझे क्षमा कर दीजिए मालिक, मुझे क्षमा कर दीजिए। ऐसी गलती दोबारा कभी नहीं होगी। क्षमा कर दीजिए मुझे मालिक। सोहन कमलेश की बात सुनकर बहुत गुस्सा हुआ और वह उसी समय सुरेश के घर गया। सोहन ने जब कविता को उसे उसके घर के बाहर बैठा देखा तो वो कविता को उठाकर उसके घर ले आया। सुरेश और सुरेश की पत्नी सोहन को देखकर फिर से घबराने लगे। तभी सोहन ने कमलेश की सारी बात सुरेश को बताई और सुरेश और उसकी बेटी से क्षमा मांगी। माफी मांगकर सोहन वहां से चला गया। तभी कुछ देर बाद वहां पर माता रानी प्रकट हुई और सबको सारी बातें बताने लगी। कैसे कमलेश की चोरी के पैसे कविता ने बैग में डाल दिए थे। कैसे कमलेश ने चोरी के पैसे कविता के बैग में डाल दिए थे और कैसे माता रानी ने दुष्ट कमलेश को सबक सिखाया। कविता बेटी, मैं तुम्हारी सच्ची भक्ति और श्रद्धा से बहुत प्रसन्न हूँ। तुमने सच्चे मन से नवरात्रि के व्रत का पालन किया। उसके फल से आज से ही तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। तभी माता रानी अपना चमत्कार दिखाती हैं और कविता का घर एक आलीशान महल में बदल जाता है और उसके घर में टंगे बैग से नोट ही नोट निकलने लगते हैं। यह देख के सब हाथ जोड़ लेते हैं। हे माता रानी, आखिर तूने अपना चमत्कार दिखा ही दिया। हे माँ। देखा बाबा, मैंने कहा था ना कि मैंने चोरी नहीं की। ये तो माँ दुर्गा का चमत्कार है। हे माता रानी, आपने इस भक्त की इज्जत बचाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। फिर सब लोग मिलकर माता रानी की पूजा करते हैं, फिर सो जाते हैं। अगले दिन सवेरे कविता कन्या पूजन करती है। फिर सब मिलकर नवरात्रि की पूजा करते हैं और फिर सब माँ दुर्गा का आशीर्वाद लेते हैं और नन्हे नन्हे बच्चियों को प्रसाद देते हैं। इसी तरह कविता की नवरात्रि का व्रत पूरा हो जाता है
उसकी गरीबी के भी दिन दूर हो जाते हैं और सुरेश अपना खुद का बड़ा सा होटल खोल लेता है। बोलो माता रानी की जय, जय माँ शेरों वाली की जय।